यादव के साथ चले गए और वो गठबंधन बन गया लालू नीतीश और कांग्रेस और जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं। नीतीश, एक सिर्फ खत्म करूं मैं कि नीतीश कुमार का ये जलवा था कि 2005 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जो अक्टूबर में रिजल्ट आए 88 यानी 88 सीटों के साथ जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 पार्टी थी। उसके पहले वो समता पार्टी थी, बाद में जॉर्ज फर्नांडिस और ये सब, मतलब समता पार्टी में थे जॉर्ज फर्नांडिस, फाउंडर थे। उसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड हुई। तो जनता दल यूनाइटेड वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 88 सीट, और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी 55 सीट। सुशील कुमार मोदी तब हुआ करते थे। और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी थी 2005 के अक्टूबर में 54 सीटों के साथ। देखिए ये कैसे बदलता है। 2010 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 115 सीटें जीत करके आई और बीजेपी 91, और वर्स्ट परफॉर्मेंस अब तब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस था आरजेडी का, और महज 22 सीटें जीत करके आरजेडी आई थी। 2015 में लालू और नीतीश का गठजोड़ हो गया और तब राष्ट्रीय जनता दल 80 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी हो गई और जनता दल यूनाइटेड नंबर 2 हो गई 71 सीटों के साथ, और बीजेपी 53 पे चली गई। लेकिन जब 2020 का चुनाव हुआ तो फिर खेल पलट गया और 75 सीटों के साथ आरजेडी नंबर 1 हो गई, 74 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 2 हो गई, और जनता दल यूनाइटेड को इतना धक्का लगा 43 सीट्स आई। उसकी कहानी अलग है कि कैसे चिराग पासवान अलग लड़े तमाम। तो ये एक जर्नी है 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार की। अब इस बार ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जितने एग्जिट पोल्स आए उसमें मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती भी है या महागठबंधन की बने, अब तो कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जेडीयू को कितनी सीटें मिल रही हैं? वो नंबर 1 होगी, नंबर 2 होगी, बीजेपी ऊपर होगी, बीजेपी नंबर 3 होगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद आज शाम से मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर करके कहानी शुरू हो जाए। बिल्कुल, जलवा बरकरार रहेगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी आज तो। खैर, संतोष राज पांडे जी पटना से जुड़ गए सर हमारे साथ, चाहे तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी, संतोष राज पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि बीजेपी, कहाँ है आप? बीजेपी दफ्तर में है संभवतः संतोष जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, दफ्तर से। जी हाँ, क्या स्थिति है? आप बीजेपी में हैं, दफ्तर में इस वक्त खड़े हैं, तो कुल मिलाकर के वहां लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात हुई होगी, क्या चल रहा है बीजेपी के मन में? जी देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए उससे एनडीए में तो उल्लास का माहौल लगातार बना हुआ है। लेकिन अभी सुबह में हम लोग पहुंचे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से दफ्तर को पूरा सजा के रखा गया है और भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, इन लोगों में काफी उल्लास का वातावरण बना हुआ है। दूसरी तरफ यूं कहें कि जिस तरीके से 8 बजे से मतगणना शुरू होगा और रुझान जब आने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे यहाँ चहलकदमी भी बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता या कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं। मीडिया कर्मियों की मौजूदगी जरूर है और जिस तरीके से एनडीए लगातार अस्वस्थ है अपनी जीत को लेके, अपनी तैयारी जो सत्ता है उसको पाने के लिए जिस तरीके से अस्वस्थ है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि दोपहर के बाद जो उल्लास का जो वातावरण देखने को मिलेगा, जो कार्यकर्ताओं में खुशी होती है, जो नाचते, वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। मुझे तो ये बताइए कि 2015 में 8 साढ़े 8 बजे से बीजेपी दफ्तर में मुझे याद है कि मिठाई बंटनी शुरू हो गई थी, आतिशबाजी शुरू हो गई, पटाखे बजने शुरू हो गए थे। तो इस बार कुछ एहतियात है कि मिठाई का स्टॉक नजर आया है बीजेपी दफ्तर में, या कहीं अंदर छुपा के रखा हुआ है कि जब वक्त आएगा तभी बाहर निकालेंगे?
क्योंकि 2015 में बीजेपी की बहुत किरकिरी हो गई थी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो 8 बजे काउंटिंग शुरू होगा उसके बाद से रुझान आएंगे, तो हो सकता है कि नजारा बदल जाए या नजारा यूं ही बनी रहे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो मिठाई की बातें की, अभी तक तो मिठाई यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि जब बढ़त हो तो मिठाई भी दिखने लगे, रंग गुलाल भी दिखने लगे। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रहा है, तो उससे जो परिणाम आने शुरू होंगे उसके अनुसार जो है भाजपा कार्यकर्ता निकलेंगे, और हमें लगता है कि जो बात आप बोल रहे हैं हो सकता है सच भी साबित हो जाए। जी, बीजेपी अगर हम थोड़ा सा उसके उलट अगर देखें तो एनडीए के अंदर एक कंपटीशन है बीजेपी और जेडीयू में, क्योंकि जेडीयू जिस तरीके से 2020 में 43 पे चली गई और 3 नंबर की पार्टी हो गई थी, अब एनडीए में और कई बीजेपी के नेता है वो ये कहते रहे कि हमारी जेडीयू की सीटें कम थी, फिर भी हमने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो इस बार एक दिलचस्पी का विषय ये भी है कि चाहे सरकार एनडीए की बने या महागठबंधन की, जिसकी भी अब तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जेडीयू को कितनी सीटें आती हैं, बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज शाम के बाद इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी। बीजेपी की एक इच्छा है और बीजेपी के नेताओं में एक सेक्शन ऐसा है जिसकी ये बहुत इच्छा है कि बिहार में कब तक हम दूसरों को सपोर्ट करके उनके मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। अब वक्त आ गया है या ऐसा होना चाहिए कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो। अब ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी किसको कितनी सीटें आती हैं। अगर 2, 4, 5, 10 का फासला होगा तो बहुत मुश्किल होगा। और आपको ये भी याद होगा कि जब अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, ललन सिंह ने कहा, अमित शाह ने कहा कि भाई हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले, विधायक जीत करके आएंगे, वो तय करेंगे, सबके दल का अपना नेता होगा, हम 5 लोग हैं इस गठबंधन में, 5 की सहमति होगी और तब चीफ मिनिस्टर बनेगा। दूसरी तरफ जेडीयू के पोस्टर्स लगातार आ रहे हैं कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, और कल तो लग गया कि टाइगर अभी जिंदा है। और नीतीश कुमार ने सिर्फ हनुमान मंदिर नहीं, जाके मस्जिद और गुरुद्वारे में भी मत्था टेका, जाकर के मस्जिद में भी सर झुकाया और मंदिर में भी पूजा की। यानी कि नीतीश कुमार ने एक इंडिकेशन तो दे दिया है कि नीतीश सबके हैं और टाइगर अभी जिंदा है। जी देखिए शशि जी, जिस तरीके से गवर्नमेंट एनडीए की बने या ना बने तो आज स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आपने जो चर्चा की जदयू और बीजेपी दोनों की, तो हम बता दें कि ये जो वोटिंग का प्रतिशत जो भी आ रहा है, इसकी सरताज जो है अभी भी नीतीश कुमार बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बीच ये भी बातें सामने आई कि जो आधी आबादी है, जो महिलाओं की संख्या है, उन्होंने बढ़-चढ़ कर काफी वोट लिया है। नीतीश सरकार ने बिहार में बेटियों को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया था, आपको याद होगा। करीब 135 करोड़ जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाया, महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजवाई। यही नहीं, आशा कार्यकर्ता का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया, और 1,40,00,000 जीविका कर्मियों का मानदेय जो है उसको दोगुना कर दिया। तो एक वोट बैंक पहले से वो अपना बना कर रखे हुए थे, और इस बात को भाजपा भी समझती है। यही कारण था कि इस चुनाव में अमित शाह तो शुरू में बचते रहे नीतीश कुमार का नाम लेने से कि नीतीश कुमार सीएम देश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने चुप्पी साध दी, क्योंकि पूरा चुनाव नीतीश के फेस में ही लड़ा गया। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि अगर परिणाम आते हैं तो नीतीश कुमार को गाइडलाइन किया जा सकता है या नीतीश कुमार के चेहरे को हटाया जा सकता है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का पालन करना भाजपा और जदयू दोनों के लिए मजबूरी होगा। वो ठीक है, वो ठीक है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार से कोई पंगा ले पाने की स्थिति में अभी है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे फिलहाल, 6 महीने रहे, 1 साल। ये अलग बात है कि नीतीश डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। तकरीबन 9.5 के आसपास वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। सभी दल ये दावा कर रहे हैं, उधर महागठबंधन तेजस्वी कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के विरोध वोट है, और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमसे लोग आनंदित होकर 2020 तक, गौर कीजिएगा, 2020 तक विभिन्न राज्यों में लगभग 332 विधानसभा चुनाव हुए। जब से चुनाव हो रहे हैं तब से लेकर के 2020 तक। अब ये कह रहे हैं कि बढ़ जाता है तो सरकार बदल जाती है, घट जाता है तो सरकार रह जाती है। मैं उस आंकड़े उस पर जरा मैं गौर कर रहा था। 2020 तक अलग अलग राज्यों में 332 विधानसभा चुनाव हुए, उनमें 188 चुनावों में वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में उन राज्यों में बढ़ा। अब ये 188 में अगर बढ़ा तो 188 में सरकार बदल जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें 188 में महज 188 में 89 सरकारें रिपीट हुई उन राज्यों में। यानी कि 332 कुल चुनाव हुए, उनमें 188 चुनावों में वोट परसेंटेज बढ़ा, बावजूद उसके 89 यानी कि लगभग हाफ है, आधी बार सरकारें दोबारा चुनी गई। अब लोग कहते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज उतना ही है पिछले चुनाव के जितने हुए थे या उससे कम है, तो वो जो रूलिंग पार्टी सरकार है उसके फेवर में है। अब ये समझिए 144 बार मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में उन राज्यों में घटा, और 56 बार सरकारें दोबारा चुनी गई, यानी कि तो रेशियो है वो कम है। हाँ, तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया या घट गया तो सरकार बदल गई, है ना। सर इस बार मुद्दे भी काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे 2020 का चुनाव रोजगार और अर्थव्यवस्था पर लड़ा गया था, इस बार आपको क्या नजर आया? देखिए दोनों तरफ से अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स को थोड़ा गहराई से समझे, और बिहार यूपी तो ऐसे राज्य हैं जिसके पॉलिटिक्स में सबों को रुचि होती है और दिलचस्पी अभी और बढ़ती जा रही है। जब आपने वो स्टोरी बताई 2005 से अब 20 तक का, तो जब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी जब लीड ले रहे थे तो तेजस्वी दवाई, पढ़ाई, कमाई की बात कर रहे थे, और वो मसले थे जो लोगों को सीधा टच करते हैं, उनके दिल को छूते हैं, या उनकी बुनियादी दिक्कतें हैं, वो समस्याएं। बिल्कुल। लेकिन ये बीच में एसआईआर का मसला आ गया, और राहुल गांधी वहां पहुंच गए और एसआईआर को एक बड़े आंदोलन के तौर पे बनाने की कोशिश की। लेकिन एसआईआर राहुल गांधी के लिए या इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा मसला तो था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि वो लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, ये संतोष राज पांडे इस वक्त पटना में बीजेपी ऑफिस से मौजूद हैं, और मणिभूषण मैं देख पा रहा हूं ये लालू यादव के घर से। मणिभूषण, इस वक्त आप कहाँ हैं? आपके पीछे तो मुझे तेजस्वी दिख रहे हैं, कहाँ आप? आरजेडी प्रदेश कार्यालय पर। अच्छा, आरजेडी ऑफिस में है। अब ये पटना में जो लोग वाकिफ हैं, आरजेडी ऑफिस और बीजेपी ऑफिस बहुत 500-600 मीटर का ही फासला है। तो पहले अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से चौराहे से जाते हैं तो पहले बीजेपी ऑफिस लेफ्ट पड़ेगा,
थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आरजेडी ऑफिस पड़ेगा, यानी कि इन दोनों में फासला बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और उसके ठीक सामने उधर फिर जेडीयू दफ्तर भी हो जाता है। तो हाँ, मतलब नीतीश जी के लिए बहुत आसान रहता है कि जब मन हो तो गेट से निकले, उधर चले गए आरजेडी ऑफिस में, या निकले तो इधर बीजेपी आ गए। मतलब इसको उस दृष्टिकोण से देखिए। क्या माहौल है मणिभूषण, इस वक्त आरजेडी दफ्तर में है आप, क्या मतलब ऑफिस में क्या माहौल है वहां? बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। अच्छा मणिभूषण, जरा ये बताइए कि आरजेडी ऑफिस में बीजेपी में मिठाई का इंतजाम तो होगा, लेकिन उसको अभी जरा अंदर रखा गया, उसके विजुअल्स नहीं है। तो ये आरजेडी ऑफिस में मिठाई आपको दिख रही है, या ये भी कहीं ताला लगाकर पीछे कहीं कमरे में छुपा कर रखे हैं कि 10-11 बजे के बाद ही मिठाई निकाला जाएगा? क्योंकि 2015 का पड़ोस में अनुभव है बीजेपी ऑफिस का। लेकिन आरजेडी में अभी वो खबर नहीं है, लेकिन ये लोग तैयार हैं। जैसे जैसे हमारे पक्ष में अगर रुझान आते हैं, देश आते हैं, तो मिठाई और पटाखों तुरंत इंतजाम कर दिए जाएंगे। और अभी जो है यहाँ भी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और तैयारी है, इसे भी जान लेते हैं। तो क्या आप लोगों में मिठाई और पटाखे की तैयारी नहीं है? जब तैयारी है और देख रहे हैं, हम लोग को तैयारी देख रहे हैं। और भाजपा का मिठाई ऐसी खिला रह जाएगा और उन लोग को हम लोग खिलाएंगे। इंतजार कीजिए, 2 घंटा में सारा रुझान सामने आ जाएगा। इस बार बिहार की गाँवों में महिलाओं ने नौकरी रोजगार को वोट किया, ठीक है, कट्टा और जुलाने को वोट किया। इस बार परिवर्तन होगा। अब बिहार का मुख्यमंत्री केसीपी होंगे, अब पूर्ण मोदी सरकार बनने जा रहे हैं। भाजपाई 25 सीट से 26 सीट हो जाएगा ना, तो रणनीति से तैयार हो रहे हैं। तो किसी मिठाइयों को आप एक मिनट आप बंद हो जाए, मेरा संगीत शांति जो है ना सर, वो मिठाइयाँ बन रही है अभी। आप जैसे यहाँ पे रुझान आते हैं, उन्हों से एक सवाल करना चाहते हैं। कल आनन फानन में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के जितने साथी हैं उनकी एक बैठक बुला ली और बहुत जोर शोर से महागठबंधन की तरफ से ये एक एग्रेसिव मोड में ये कह लीजिए कैंपेन ही है जो अपने समर्थकों तक पहुंचा रहे हैं। मतदान यानी कि पोलिंग के बाद से ही कि स्ट्रांग रूम पे पहरेदारी करो। सासाराम वाली घटना या रोहतास वाली घटना वो सामने आ ही गई है जिसमें बड़ा हंगामा हुआ। तो क्या जो कल तेजस्वी ने सभी घटक दल के लोगों को, अपने जो सहयोगी दल है उनके सारे बड़े नेताओं को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मीटिंग चली, तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव और बार बार ये कहना कि किसी ने धांधली का ध भी करने की कोशिश की तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा, ये एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है पूरे तंत्र पे कि भाई किसी तरह की कोई गड़बड़ी मत करना, हम इस बार तैयार हैं? क्योंकि महागठबंधन चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये लोग उनसे पूछिएगा तो कहेंगे कि पिछले बार कई सीटों पे नतीजों में गड़बड़ी कर दी गई, फलाना ढिमकाना, जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। तो क्या ये एक रणनीति के तहत अपने समर्थकों को एकजुट रखना, स्ट्रांग रूम की देख निगरानी करना और उसके बाद अधिकारियों पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव करना कि भाई कोई गड़बड़ मत करना, मतलब हम सब अलर्ट मोड पे हैं? संतोष राज पांडे और उसके बाद फिर मणिभूषण।
जी देखिए शशि जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव कल देर शाम अपने जो महागठबंधन के सहयोगी हैं उनकी बैठक बुलाई और उसके तुरंत बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से तेजस्वी काफी कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और लगातार 18 नवंबर को शपथ लेने की बात भी कर रहे हैं। वही नहीं, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो मुकेश सहनी की बढ़ गई है। मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर कहा कि वो डिप्टी सीएम के कैंडिडेट और डिप्टी सीएम का वो शपथ भी लेंगे और इसके साथ ही मीडिया को धमकी भी उन्होंने दी कि अगर गलत किसी ने दिखाया तो मीडिया का हाउस भी वो जला देंगे, फुकवा देंगे कार्यकर्ताओं से। तो शुरू से ही थ्रेटनिंग की जो बात है इन नेताओं के जुबान पे आने लगी है। कल सुनील सिंह ने जिस तरीके से कहा कि जो नेपाल का दृश्य होगा वो बिहार में भी हो सकता है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट और अधिकारियों पर ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके की मतदान केंद्रों पर अगर गड़बड़ी हुई तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछली बार इन लोगों से गलतियां हुई है और वो गलती नहीं होगी। सुबह में सारिका पासवान जो राजद प्रवक्ता है लाठी के साथ बैठ के जो है फेसबुक पर अपनी तस्वीर जो है शेयर की है। तो कुल मिला के ये लोग लगातार थ्रेटनिंग दे रहे हैं और इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि अगर इनके साथ गड़बड़ी होती है, इनके पार्टी के साथ गड़बड़ी होती है, इनके कैंडिडेट। बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी।